चलिए आज बात करते हैं कानून की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली के बारे में जो अपराध और इरादे से जुड़ी हुई है। अब जरा इस सवाल को देखिए। एक आदमी एक गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए किसी अमीर से चोरी करता है, तो क्या वो हीरो है या फिर एक अपराधी? ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में कानून के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए कानून क्या करता है? वो हर जुर्म को, हर क्राइम को दो हिस्सों में तोड़ देता है। पहला वो काम जो असल में किया गया, जिसे कहते हैं दोषी कृत्य, और दूसरा उस काम के पीछे की सोच यानी दोषी मन। और ये जो दोषी मन का कॉन्सेप्ट है ना, इसी के लिए कानून में एक खास शब्द है, मेंजरिया। और यही वो चीज़ है, यही वो पॉइंट है जिससे ये तय होता है कि कोई इंसान क्रिमिनली जिम्मेदार है या नहीं। तो वापस आते हैं हमारे उस हीरो चोर पर। कानून की नज़र में वो चोरी का दोषी है। अब सवाल उठता है, क्यों? भाई उसका मकसद तो अच्छा था। बात यह है कि मकसद अच्छा होने के बावजूद उसका इरादा, उसकी इंटेंशन एक इंसान को गलत तरीके से नुकसान और दूसरे को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की थी। और कानून की भाषा में ये एक बेईमान इरादा है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, कानून की नज़र में हर दोषी मन एक जैसा नहीं होता। नहीं, असल में इसे एक तरह की दोष की सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी पर एक एक कदम नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सबसे संगीन, सबसे ज्यादा दोषी मानसिक हालत से शुरू होकर सबसे कम तक जाती है। तो सीढ़ी के सबसे ऊपर, टॉप पर है इंटेंशन यानी इरादा। ये दोष का सबसे ऊंचा लेवल है। इसका मतलब है कि जो नतीजा निकला, कोई वही नतीजा चाहता था। जैसे किसी को टक्कर मारने के इरादे से ही उसके पीछे कार दौड़ाना। इरादे से ठीक नीचे आता है नॉलेज यानी ज्ञान। अब यहाँ हो सकता है कि कोई वो नतीजा चाहता ना हो, पर उसे ये अच्छी तरह पता था कि उसके काम से वो नतीजा निकलना लगभग तय है। सोचिए, कोई भीड़ भरी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। शायद उसका इरादा किसी को मारने का नहीं है, पर उसे ये ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है। अब सीढ़ी पर और नीचे उतरें तो आता है रैशनेस यानी उतावलापन। इसमें कोई लापरवाही से काम करता है, एक ऐसे खतरे को नजरअंदाज करते हुए जिसे कोई भी समझदार इंसान देख लेता। जैसे रात के वक्त शहर की खाली सड़क पर 120 की स्पीड से गाड़ी चलाना। पता है कि अचानक कोई सामने आ सकता है, फिर भी वो रिस्क लेना। और सबसे नीचे इस सीढ़ी का आखिरी पायदान है नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। ये दोष का सबसे निचला स्तर है। इसमें बस उतनी सावधानी नहीं बरती गई जितनी एक आम इंसान उस सिचुएशन में बरतता। जैसे कि नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए बस 1 सेकंड के लिए फोन पे नजर डालना और एक्सीडेंट हो जाना। तो ये सब तो काफी सीधा साधा लगता है ना, पर यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक अदालतों को परेशान करके रखा है। सवाल ये है कि तब क्या हो जब कोई कानून किसी काम को अपराध तो बता दे, लेकिन इस बारे में एक शब्द भी ना कहे कि उसके लिए दोषी मन यानी मेंस रिया जरूरी है या नहीं। ऐसे में एक जज क्या करे? तो अदालतों के सामने एक दुविधा थी, 2 रास्ते थे। पहला रास्ता शाब्दिक व्याख्या यानी जो लिखा है बस उसी को मानो। अगर कानून में इरादे का जिक्र नहीं तो इरादा मायने ही नहीं रखता। और दूसरा रास्ता इरादे का अनुमान लगाना, यानी ये मानकर चलना कि कानून बनाने वालों का मतलब तो यही होगा कि दोषी मन जरूरी है, भले ही वो लिखना भूल गए हों। अब इस दुविधा को समझने के लिए चलिए 2 बहुत मशहूर पुराने मामलों की कहानी देखते हैं। कैसे अदालतों ने इसी एक सवाल को सुलझाने की कोशिश की और कैसे उनके फैसले एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। पहला केस है मिसेस टॉल्सन का। हुआ ये कि उनके पति अचानक कहीं लापता हो गए। कई साल बीत गए, कोई खबर नहीं आई। तो मिसेस टॉल्सन ने ये मान लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और फिर अचानक एक दिन उनके पहले पति वापस आ गए। अब मुश्किल ये थी कि उस समय द्विविवाह का जो कानून था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि दोषी इरादा होना जरूरी है। तो टेक्निकली मिसेस टॉल्सन ने तो अपराध कर दिया था। अब अदालत क्या करती? और अदालत ने फैसला सुनाया, मिसेस टॉल्सन दोषी नहीं है। कोर्ट ने ये माना कि भले ही कानून में लिखा नहीं है, पर कानून बनाने वालों का इरादा यही रहा होगा कि इस जुर्म के लिए दोषी मन होना जरूरी है।
चलिए अब देखते हैं दूसरा केस, मिस्टर प्रिंस का मामला। मिस्टर प्रिंस एक लड़की को अपने साथ ले गए और उन्हें पूरा यकीन था कि वो 18 साल से ऊपर की है, यानी बालिग है, पर असल में वो लड़की सिर्फ 17 साल की थी। और यहाँ भी वही समस्या थी। किसी नाबालिग को ले जाने के खिलाफ जो कानून था, उसमें ये नहीं लिखा था कि ऐसा करने वाले को ये पता होना चाहिए कि लड़की नाबालिग है। तो सवाल ये था कि क्या मिस्टर प्रिंस की ये ईमानदार गलती उन्हें सजा से बचा सकती थी? लेकिन इस बार कोर्ट का फैसला बिल्कुल उल्टा था। अदालत ने मिस्टर प्रिंस को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि कानून को जस का तस पढ़ा जाना चाहिए, जो लिखा है बस वही सच है, और क्योंकि कानून में दोषी मन का जिक्र नहीं था तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ ये विरोधाभास साफ दिखता है ना, दो लगभग एक जैसे मामले। एक में दावा था मुझे लगा मेरे पति मर चुके हैं, दूसरे में दावा मुझे लगा वो बालिग है, और फैसले बिल्कुल अलग। एक में कोर्ट ने इरादे का अनुमान लगाया और दूसरे में शब्दों को अक्षरशः मान लिया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कंफ्यूजन के बाद आज कानून कहाँ खड़ा है? क्या कोई आखिरी जवाब मिला? हाँ, आज के दौर में ये सिद्धांत बिल्कुल साफ है। अब ये माना जाता है कि अदालत का काम कानून को ठीक वैसे ही लागू करना है जैसा उसे लिखा गया है। कोर्ट का काम ये अंदाजा लगाना नहीं है कि कानून बनाने वालों के मन में क्या चल रहा होगा, पर वो लिख नहीं पाए। और इसी बात को महाराष्ट्र राज्य बनाम MH जॉर्ज जैसे मामलों ने और भी मजबूत कर दिया। एक पुरानी कानूनी कहावत है, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। मतलब ये कहना कि मुझे तो ये नियम पता ही नहीं था, किसी को सजा से नहीं बचा सकता। तो देखिए, कानून ने तो अपना जवाब ढूंढ लिया है, पर वो जो असली दार्शनिक सवाल है वो आज भी अपनी जगह कायम है। सवाल ये है कि क्या किसी भी काम को, किसी भी एक्ट को जुर्म माना जाना चाहिए अगर उसके पीछे कोई दोषी मन, कोई गिल्टी माइंड था ही नहीं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ